इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या इंडिया को 5th जनरेशन फाइटर जेट्स बनाने या खरीदने में देर हो रही है, या क्या इंडिया के पास अब तक 5th जनरेशन फाइटर जेट्स होने चाहिए थे। तो इन चीज़ों को हम कुछ पॉइंट्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पहली पॉइंट है 5th जनरेशन की कॉस्ट। अगर हम बात करें 5th जनरेशन के कॉस्ट की, तो अभी के वक्त के हिसाब से ये शायद एक बहुत ज़्यादा महंगी डील साबित हो सकती है। अगर हम इसे खरीदने की तरफ जाएं, और अगर हम एक वक्त के लिए हाइपोथेटिकली ये मान भी लें कि हमें अमेरिका जैसा देश अपना F-22 रैप्टर या F-35 बेचने के लिए तैयार भी हो जाता है, तो क्या हमारे लिए उन जेट्स को खरीदना उतना फ़ायदेमंद होगा? क्योंकि अगर हम बात करें अमेरिका के 5th जनरेशन फाइटर F-22 रैप्टर की, तो इसकी पर यूनिट कॉस्ट लगभग $300 मिलियन है। चलिए मान लेते हैं कि हमने F-22 रैप्टर या F-35 जैसे जेट्स को खरीदकर अपने इन्वेंट्री में शामिल कर लिया, तो क्या इन्हें बस खरीदना ही हमारे लिए काफ़ी होगा? जिसका सीधा सा जवाब है नहीं। इनके प्रोक्यूरमेंट के अलावा हमें कुछ चीज़ें और भी ध्यान में रखनी होंगी। जैसे पहली है उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट और दूसरी है उसकी आवरली ऑपरेशनल कॉस्ट। अगर हम बात करें F-22 के मेंटेनेंस कॉस्ट की, तो F-22 के एक फ्लीट की एनुअल ऑपरेशनल और मेंटेनेंस कॉस्ट लगभग 3 से 4 बिलियन है। वहीं F-35 की एक फ्लीट की ऑपरेशनल और मेंटेनेंस कॉस्ट लगभग 2 से 2.5 बिलियन है। और यही कारण है कि अमेरिका जैसा इकोनॉमिकली सुपर पावर देश, जिसने F-22 के लगभग 800 जेट्स को अपनी एयरफोर्स में शामिल करने के लिए प्लान किए थे, वो भी बजट को देखते हुए बस 183 F-22 को ही अपने एयरफोर्स की इन्वेंट्री में शामिल कर पाया है। ये तो हो गई कॉस्ट की बात। अब अगर हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, जो है ट्रस्ट इशू रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो दुनिया लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है और सारे देश अपने आर्म्ड फोर्स की टेक्नोलॉजी को सबसे ज़्यादा एडवांस बनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे हालात में कोई भी ये नहीं चाहेगा कि चाहे कोई भी देश हो, वो हमसे वेपन टेक्नोलॉजी में हमारे बराबर खड़ा रहे या हमसे आगे निकल जाए। इसलिए अमेरिका जैसा देश अपने F-16 तक में टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से ट्रांसफ़र नहीं करता और उसकी जेट्स की डील में TOT यानी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी पर हमेशा अविश्वसनीयता बनी रहती है। तो इसकी क्या गारंटी है कि जब इंडिया F-22 रैप्टर जैसे महंगे डील की तरफ अगर आगे बढ़ता है, तो इंडिया को F-22 की पूरी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज वाली टेक्नोलॉजी मिलेंगी। हालांकि सभी जानते हैं कि अमेरिका शुरू से ही अपने वेपन्स डील को लेकर पूरी तरीके से ट्रस्टवर्दी नहीं है। खैर, अगर हम अमेरिका के तरफ ना जाते हुए रसिया के सुकोई Su-57 को खरीदते हैं, तो भी उसकी पूरी स्टेल्थ कैपेबिलिटी के साथ उसे खरीदना बहुत ज़्यादा कॉस्टली साबित होगा। और यही कारण है कि इंडिया ने रसिया और इंडिया के ज्वाइंट FGFA प्रोग्राम से अपने हाथ पीछे हटा लिए थे, क्योंकि रसिया पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहा था। और अब हम अगले पॉइंट की तरफ आते हैं, जो है इंडियन आर्म्ड फोर्सेज की नीड। कोई भी आर्म्ड फोर्स, चाहे वो किसी भी देश की हो, वो अपने एडवर्सरीज के थ्रेट्स को देखते हुए उनके हमलों को काउंटर करने के लिए ये सारी चीज़ें खरीदती हैं। और अभी हमारे लिए जो मेन थ्रेट हैं वो है पाकिस्तान और चाइना। तो पहले बात करते हैं पाकिस्तान के प्लेन्स की। अगर हम देखें तो पाकिस्तान के एयरफोर्स की इन्वेंट्री में लगभग 4 मेन फाइटर जेट शामिल हैं, जिनमें पहला है अमेरिका द्वारा दिया गया F-16 फैल्कन, और दूसरा है फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन का मिराज, और तीसरा है फ्रांस का ही मिराज 5, और जो चौथा पाकिस्तानी एयरफोर्स का सबसे मेन फाइटर है वो है JF-17 थंडर, जिसे कि हम 10th जनरेशन फाइटर कम स्पेसशिप के नाम से भी जानते हैं। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी एयरफोर्स इंडिया के लिए कोई थ्रेट है ही नहीं, क्योंकि अगर आपका 4.5th जनरेशन का F-16 एक पुराने MiG-21 जैसे जहाज से गिराया जा सकता है, तो पहली बात तो आपके एयरफोर्स की कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं रह जाती। और अगर पाकिस्तान के पास F-16 और JF-17 थंडर जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, तो इंडिया के पास भी सुकोई 30 MKI जैसे जेट्स हैं, और अब इंडिया के पास राफेल जैसे जेट्स उसकी इन्वेंट्री में शामिल हैं, जिसके कारण बड़े ही आसानी से पाकिस्तान के जेट्स को टैकल या डिफीट किया जा सकता है। और अगर आपको ये लग रहा है कि हम किसी बड़बोलेपन में ये बात कह रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, ये खुद इंडिया के फॉर्मर एयर चीफ BS धनोआ ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि राफेल फार सुपीरियर है उन जेट्स के मुकाबले, और अगर बालाकोट के वक्त MiG-21 के जगह राफेल होते तो पाकिस्तान के F-16 वहाँ से भाग जाते। आपको क्या लगता है कि अभिनंदन के पास अगर मिग बाइसन की बजाय अगर राफेल होता तो रिजल्ट्स क्या होते? उनके F-16 भाग जाते हैं वहाँ से भाग जाते हैं। काफ़ी फर्क होता है, काफ़ी। मैं उड़ाऊँ
मैं फ्रांस में जाके रफाल उड़ाया मैंने, फार सुपीरियर। उसका रेडार मिसाइल कॉम्बिनेशन, उसका डेटा फ्यूजन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, फार सुपीरियर, वेरी गुड। और भले ही अभी हाल ही में ग्रीस की तरफ से आई JF-17 थंडर को लेकर एक आर्टिकल ने पाकिस्तान में बर्नौल के सेल्स में इजाफा करा दिया है, मगर वो जानते हैं कि उनका JF-17 थंडर कैसा है और वो रात में सीधा सूरज पर लैंड कर सकता है। और हम चांद पर क्यों जाएंगे? दुनिया जा रही है चांद, हम जाएंगे तो डायरेक्ट सूरज पे जाएंगे, सूरज पे जाएंगे हम पाकिस्तानी, बताना। और एक चुपचाप रात में जाएंगे, बिल्कुल भी गर्मी नहीं होगी, आराम से लैंड करेंगे। मगर ये बात ग्रीस वालों ने शायद जलन के मारे नहीं लिखी। खैर, पाकिस्तान के बारे में कितनी बात करें, अपने चिंदी पड़ोसी चाइना की भी तो बारी आनी चाहिए। मगर इस वीडियो में हम चाइनीज फाइटर जेट्स की ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो चाइनीज एयरक्राफ्ट्स हैं और इतने से ही आपको पता लग जाना चाहिए कि हम चाइना के थ्रेट की बात क्यों नहीं कर रहे। लेकिन अगर हम अपना वक्त बर्बाद करके चाइनीज 5th जनरेशन की बात करें तो उसमें बस यही होगा कि चाइनीज चेंगडू J-20 को अधिकतम डिफेंस एक्सपर्ट्स 5th जनरेशन फाइटर मानने तक से इनकार करते हैं। अब कुछ पाकिस्तानियों को ये बुरा ना लग जाए कि हमने उनके पापा चाइना के J-20 को बिना कुछ कहे 5th जनरेशन फाइटर जेट मानने से इनकार कर दिया, तो उनकी संतुष्टि के लिए हम उन्हें ये बता दें कि अगर आप चाइनीज J-20 को ध्यान से देखो तो उसमें कैनॉट्स लगे हुए हैं, जो कि किसी प्लेन को एयर बैलेंस के साथ बेटर मैन्यूरेबिलिटी सपोर्ट प्रदान करता है। लेकिन अगर आप किसी 5th जनरेशन फाइटर जेट को देखोगे तो उस लेवल की किसी भी प्लेन में कैनॉट्स नहीं दिए गए, क्योंकि उन्हें वो सारी चीजें जैसे कि एयर बैलेंस उनके इंजन और एयर फ्रेम ही दे देते हैं। और एक वक्त के लिए अगर हम ये मान भी लें कि चाइना के पास बहुत ज्यादा प्लेन है और क्वांटिटी के मामले में वो हम पर भारी पड़ सकते हैं, तो उन्हें टैकल करने के लिए हमारे पास S-400 जैसे अल्टरनेटिव्स हैं। खैर, S-400 चाइना के पास भी हैं, मगर उनकी रेंज सिर्फ 300 किलोमीटर है, मगर इंडिया के S-400 की रेंज 400 किलोमीटर है। और अब अगर हम कंक्लूजन पर आएं तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा देर कर रहे हैं। हाँ, राफेल जैसे जेट्स इंडिया को मिलने में थोड़ा वक्त लग गया, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आने वाले तेजस और उसके एडवांस वेरिएंट किसी मामलों में कम होंगे। और अगर हम धीरे धीरे करके अपना 5th जनरेशन फाइटर बना लेते हैं तो इससे ज़्यादा बड़ी बात और इससे ज़्यादा संतुष्टि की बात कुछ भी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास उसकी पूरी टेक्नोलॉजी के साथ उसके सारे स्पेयर पार्ट्स भी अवेलेबल रहेंगे। और वो हमारे लिए 5th जनरेशन फाइटर खरीदने से ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा, क्योंकि आगे चलकर हम अपने हिसाब से उसे मेंटेन और उसे मॉडिफाई कर पाएंगे।